नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जो तबाही का इतिहास लिखने जा रहा है। ट्रंप का दिया हुआ वक्त समाप्त हो रहा है और आज की रात भारत के समय अनुसार रात को जब 8:10 के बाद से जो तबाही मचने की उम्मीदें हैं, ईरान की तैयारी पूरी है। ट्रंप के धमकियों के बाद ट्रंप ने कहा कि हम पूरे ईरान को नर्क बना देंगे। ईरान को ट्रंप ने यह कहा और ईरान ने कहा कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को शमशान बना देंगे। यानी कि कोई झुकने का नहीं है। लेकिन यहां पर ईरान की बातों पर तो भरोसा होता है, लेकिन ट्रंप के बातों पर भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रंप ऐसी धमकियां बहुत बार दे चुके हैं और खुद ही सीज फायर करते रहते हैं, जबकि ईरान नहीं करता है। और ईरान लगातार ईरान हमले कर रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। और अब परमाणु बम भी ईरान बना सकता है, क्योंकि जो परमाणु बम ईरान नहीं बना रहा था उसको जबरदस्ती आरोपित किया गया ट्रंप के द्वारा बार बार। और अब जल डमरू मध्य समुद्री छोर जो है, जहां से पूरे विश्व की जहाजें आती जाती है, उस पर ईरान ने कब्जा कर रखा, उसे अब छोड़ने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में आज की रात कातिलाना है। आज की रात की तबाही परमाणु हमले की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप का विरोध हो रहा है। ट्रंप के सेना से लेकर के और सरकार तक और जनता तक अमेरिका में विरोध कर रही है। और इजराइल के शिकंजे में ट्रंप है और हमारा देश भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूध के धुले नहीं, वह तो पूरे किस चीज के धुले हैं आप लोग जानते हैं। इसका असर मार्केट पर जो पड़ने वाला है, उसे विश्व को झेलना पड़ेगा। अब मोदी सरकार यह कहती है कि यह युद्ध के कारण सब हुआ। नहीं, युद्ध के कारण नहीं, हमारे मोदी सरकार की वजह से यह सब कुछ हमारे देश के अंदर तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि इस सरकार के गलत फैसले और गलत सोच और गलत नीयत ने इस हालात में देश को ला दिया कि पूरी इसकी जीडीपी कोलैप्स कर गई है। कुछ है ही नहीं, झूठा व्यक्ति है यह। और सबसे दुख की बात यह है कि मीडिया गद्दार हो गई है। वह 1 घंटा अपना काम अगर कर दे, 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 घंटे की बात कर दे तो यह तानाशाह हमारे देश से भाग खड़ा होगा। लेकिन वह दलाल हो गया, पैसों पर बिक गया है। ऐसे पोजीशन में यह सरकार देश आकर के खड़ा हो गया। अब ऐसे में ईरान कौन सा कहर बर पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप के इस फैसले में मोदी साथ खड़े हो जाए। साथ तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के धरती का इस्तेमाल न करने दे। अगर ऐसा हो गया तो भारत भी वही हाल होगा जो मिडिल ईस्ट का हुआ है। तो फिर भारत के बस का नहीं होगा उसे फिर संभाल पाना और उसे फिर सही कर पाना, क्योंकि तकरीबन 250 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। रुपया खचता है और देश के खजाने खाली हैं, कर्ज के ढेर पर हर राज्य बैठे हुए हैं, तो फिर उसे संभाल पाना भी बस की नहीं है। मोदी की बात नहीं कर, मोदी तो जाए, मोदी के तो 7 जन्म लेकर के भी सही नहीं कर सकता। बाकी कोई सरकार आई समझदार तो भी नहीं कर पाएगी, उसके बस का भी नहीं होगा। 50 साल पीछे, 60 साल पीछे यह देश चला गया है। अब ऐसे में आज रात क्या होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, वह देखना बड़ी
महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की राजनीति जो है वह बहुत अब खतरनाक मोड़ पर आ रही है। नीतीश भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा कि अब जेडीयू कोई समझौता नहीं करेगी भाजपा से। 70 विधायक भाजपा के सीएम फेस पर बगावत कर दिए थे नीतीश कुमार की बैठक में, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के नाम का पर मुहर लगा रही है, क्योंकि 3 ऑब्जर्वर जो गए बिहार के अंदर, राजनाथ सिंह भी उसमें है, वह कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि सम्राट चौधरी का जैसे फूलों से स्वागत हुआ, सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर भाजपा लगा दी है और आरएसएस ने भी लगा दी है। अब सिर्फ पर्ची निकलेगा, दिखावा के लिए पर्ची निकलेगा सम्राट चौधरी का। अब सम्राट चौधरी के नाम पर ही 70 विधायकों का बिहार के अंदर बगावत कर दिया जेडीयू के लोगों ने, तो क्या अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को सीएम बना करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देंगे? सब स्पीकर भाजपा का, गृह मंत्रालय भाजपा का, सीएम भाजपा का, सब कुछ भाजपा का, और नीतीश कुमार हर कीर्तन करेंगे। तो नीतीश कुमार तो विदाई हो रही है, जा रहे हैं वह। नीतीश कुमार तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए, सीएम पद से 14 तारीख को इस्तीफा देंगे, 9 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। तो उसके बाद क्या वह जेडीयू के लोग जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी को देंगे जब वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, या टूट जाएंगे? भाजपा भी चाहती है कि टूट जाए, क्योंकि भाजपा को उनकी जरूरत नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं दे रही। भाजपा को सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत है, और 6 विधायक मिलने के बाद भाजपा अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा साथ है। तो ऐसे में नीतीश अगर भाजपा के हाथ में देते हैं तो बड़ी संकट में बिहार आ जाएगा। नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता है कि भाजपा का साथ छोड़ करके महागठबंधन की सरकार बनाए और समर्थन वापस लेकर केंद्र में भी सरकार को संकटों में डाले। और चंद्रबाबू नायडू की नजर, नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है, तो चंद्रबाबू नायडू की नजर नीतीश कुमार पर पड़ी हुई है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद और 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास या 30 सांसद होते हैं, जो मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी होते हैं। और अगर नीतीश ने यह नहीं किया तो नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर होगा। नीतीश की ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते 85 में 70, तो नीतीश कुमार भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि जानते हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भाजपा के हाथ में सत्ता आते ही शुरू हो जाएगी कहानी। साथ में है तो यह हालात है, और साथ छोड़े तो क्या हालात होगा। उसके बावजूद भी यह कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि नीतीश कुमार किसी घोटाले में भी नहीं है, तो नीतीश यह समझौता क्यों, जब पार्टी पूरी तरह से साफ है। अंदर की वह क्या बात है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह बात तो समझ गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू पर नंबर लगाएगी और चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य साफ है कि उसे 2029 तक सत्ता में रहना है, या अपने 240 सीटों को आगे ले जाना है। उसके लिए हर प्रयास कर रही है, हर मर्यादा को तोड़ रही है, संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हालांकि यह सरकार कभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक थी ही नहीं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने चुनौती है कि वह समर्थन वापस लेंगे या समर्थन दे। अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो सत्ता का लालच छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो 2/3 बहुमत है उनके पास, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनकी सरकार तो 2029 तक अस्थायी है। तो फिर चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी से बचना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के पास रास्ता नहीं है, अन्यथा नीतीश वाला हाल होगा।
अब चंद्रबाबू नायडू भी सरकार के साथ है, नीतीश भी साथ है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्लान बी पर निकल पड़े हैं इंडिया गठबंधन के ऑफर पर। यह विचार विमर्श कुछ भी है नहीं, सिर्फ एक धोखा है। इंडिया गठबंधन बार बार कहता रहा आइए सरकार बनाते हैं, इस सरकार को बदलते हैं, देश के लिए सही नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के वक्त बोलते रहे, लेकिन नीतीश और नायडू ने इस सरकार को और क्रूर बना दिया और यह क्रूरता अब इस देश पर भारी पड़ रही है। एक तरह से पूरी तरह से हर संवैधानिक संस्थाओं पर इस सरकार का कब्जा हो गया, आरएसएस का यूनिवर्सिटियों पर कब्जा हो गया, बाकी जगहों पर हो गया है। आरएसएस मुहर लगाने वाला कौन होता है? मध्य प्रदेश में मोहन यादव, आरएसएस की मुहर। नायब सिंह सैनी हरियाणा में सीएम, आरएसएस की मुहर। भजन लाल राजस्थान में आरएसएस की मुहर। सम्राट चौधरी बिहार में आरएसएस की मुहर। आरएसएस कौन होता है? क्योंकि यह आरएसएस की ही सरकार है, उसके दो चेहरे हैं, एक भाजपा के तौर पर, एक आरएसएस के तौर पर। और इसमें ऐसे ही लोग, मोदी जैसे लोग, तानाशाह लोग और क्रूर लोग हैं, जो ना तो महिलाओं की इज्जत को कुछ समझते, इज्जत समझते हैं, इसलिए यह शादी नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, और महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई सारे आरोपों के आधार पर मैं बता रहा हूं। ऐसे में नीतीश नायडू के हाथ में यह देश पूरी तरह से इस वक्त समाहित है, यही बचा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता, विकल्प, इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ अहम फैसले लेंगे कहा जा रहा है, और नीतीश कुमार ने भी कुछ फैसला कर रखा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे, महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। शायद भगवान सद्बुद्धि दे, यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस हालात की गुनहगार ममता बनर्जी भी है। मैं कई बार जिक्र अपने कार्यक्रम में कर चुका हूं कि ममता बनर्जी ने पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन किया और इंडिया गठबंधन में फूट बनाए रखा। ऐसे में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर फंस गई है बुरी तरह से। 91 लाख वोट पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं, जो पहले चरण के मतदान में बताए जा रहे हैं। अभी दूसरे चरण में मतदान की सूची, वोटर लिस्ट की जारी ही नहीं की है चुनाव आयोग ने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग और न्यायपालिका दोनों तत्पर हैं। न्यायपालिका चुनाव आयोग पर कुछ बोलेगा नहीं और फैसला देगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं, और चुनाव आयोग गद्दारी करने से बाज नहीं आएगा। जो यह लाखों और करोड़ों के संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए बिसात बिछाए जा रहे हैं। यह हकीकत है और यह इस देश के लोकतंत्र को खत्म करता है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक, पश्चिम बंगाल के अंदर 1 करोड़ के लगभग, और बाकी जगहों पे भी नाम कटे, बिहार में कटे, 11 राज्यों में कटे, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, हर जगह नाम कट रहे हैं। यह करोड़ों लोग कौन है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है जिनके नाम काटे जा रहे हैं? यह क्यों किए जा रहे हैं? यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किए जा रहे हैं। आरएसएस का प्री प्लान है यह, इस देश पर पूरी रूप से कब्जा करने का। 1 नेशन 1 इलेक्शन या महिला आरक्षण या लोकसभा की 543 से 500 816 सीटें करने की जो कोशिश है, यह इसी के मद्देनजर है जो 18 तारीख को 16, 17, 18 को विशेष सत्र भी बुलाया गया है। कब्जा करने का, लोगों का नाम काट कर और अपने फर्जी वोट चढ़वा रही है और फर्जी वोटों से चुनाव जीतने का। प्रशासन भी
इनके साथ मिल गया है, जो इन पर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन सवाल खड़ा करने पर कार्रवाई करता है और छापे मारता है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके खिलाफ ईडी नहीं जाती और प्रशासन भी काम नहीं करता है, बल्कि आरोप लगाने वाले पर काम करता है। जैसे पवन खेरा के घर पर छापे आज मारे गए और उनके कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। ऐसे में बड़ी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी धांधली और भ्रष्टाचारी और तानाशाहियां मची हैं और प्रशासन और पत्रकार दोनों गुलाम हो गए हैं। और न्यायपालिका के तो कहिए मत, न्यायपालिका में तो ताला मार दें अगर देश के, तो बेहतर होगा कि पूरे देश में न्यायपालिका पर ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया है। उसके ऊपर से इंसाफ की जो एक उम्मीद थी वह खत्म हो गई है लोगों की, और वह न्यायपालिका के बूते में दम नहीं कि वह उम्मीद लोगों के अंदर अब जगा पाए, क्योंकि उसकी साख गिर गई है। और प्रशासन तो पहले भी भरोसे लायक नहीं था, लेकिन इतना कायर भी नहीं था जितना आज है, क्योंकि इंसाफ वहां आपको नहीं मिलेगा प्रशासन के पास जाने से। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार के जैसे लोग गुलाम हो चुके हैं और इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार को के खिलाफ 193 सांसदों ने महाभियोग लाया था। 193 सांसदों के महाभियोग को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने खारिज कर दिया। अब लोकतंत्र कहां बचा? कैसे कहें कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र बचा हुआ है? कैसा लोकतंत्र? 193 सांसदों के हस्ताक्षर से, जो 50 सांसदों के हस्ताक्षर से महाभियोग लाया जा सकता है, 193 के बावजूद खारिज कर दिया गया। यानी कि फैसला सरकार करेगी कि हम सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार मोदी के लिए राह बिछा रहे हैं और इस देश को धोखा दे रहा है वह व्यक्ति। और सिर्फ ज्ञानेश ही नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए वह हर व्यक्ति इस सरकार का गुलाम हो गया है, या फिर यह सब के सब चोर हैं। एक बड़का डकैत है और बाकी सब चोर एक साथ हैं, कि डकैत अगर पकड़ा गया तो चोर के गले में भी फंदा आ जाएगा। इसलिए सब चोर मिल करके डकैत को बचा रहे हैं कि खुद बचे रहें। यह चीजें हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते, और इसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। अब उन अंधभक्तों के लिए भी एक चुनौती है। आज उनकी आंखें फूटी हुई हैं, अंधभक्तों की ताली थाली बजा रहे हैं, लेकिन कल वह भी इसके शिकार होंगे। जब हर किसी को अपने शिकंजे में या ले लेंगे तो फिर उन अंधभक्तों का ही नंबर आएगा, वह भी बचेंगे नहीं। कहते हैं कि डायन 7 घर छोड़ के डसती है, लेकिन यह एक ऐसा डायन इस देश में है जो अपने घर में भी डस लेती है। तो फैसला देश को ही करना पड़ेगा। लेकिन ईरान इजराइल के बीच आज की रात जो तबाही और भयावह मंजर आने की उम्मीद है, भगवान न करे कि वह मंजर विश्व को देखना पड़े। लेकिन अगर जिस तरह से दोनों तरफ से तैयारियां हैं, अमेरिका और ईरान की तरफ से, अगर अमेरिका ने हमले शुरू किए तो 30 मिनट के अंदर ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा। और अगर मोदी ने की मति भ्रम हुई और अमेरिका ने भारत की धरती का इस्तेमाल कर दिया तो तबाही का मंजर भारत में भी देखने को मिलेगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन, जो एनडीए के 53 सांसद मोदी को समर्थन दे रहे हैं, उनका भी वजूद वही होगा, उनका भी हर्ष वही होगा जो नीतीश के साथ हो रहा है, इस देश के साथ हो रहा है। इस देश के साथ धोखा है। इस एनडीए गठबंधन के उन 53 सांसदों को लानत है
कि ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो इस देश के एक एक व्यक्ति को खून के आंसू रुला रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को बंद करके लोगों की जुबान बंद की जा रही है। उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उनके ऊपर भी जब मुसीबत आएगी तो वही सोशल मीडिया उन्हें दिखाएगा, वह गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। लेकिन वह आज नहीं समझ रहे, आंखें बंद करके इस देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, सपोर्ट करके। तो वक्त बहुत घातक हो रहा है। एनडीए के 53 सांसदों ने अगर थोड़ी सी समझ बूझ से काम कर देती तो यह तानाशाही इस देश में नहीं रहती और मोदी गायब से हो जाते। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी का वक्त पूरा हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान इजराइल का युद्ध ही इन्हें, जब कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, ट्रंप के खिलाफ जैसे सरकार से लेकर के, प्रशासन से लेकर के और जनता तक बगावत कर दी है और महाभियोग की व्यवस्था हो रही है, क्या भारत में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा? उस अविश्वास प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होगा नीतीश नायडू अगर इस सरकार के साथ है। नीतीश नायडू जब तक इस सरकार का साथ छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे तब तक उस अविश्वास प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होगा। बस विपक्ष के पास यह एक रास्ता है इस सरकार से चर्चा करने का, क्योंकि यह सरकार चर्चा नहीं करती। और जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है महाभियोग का, तो इंडिया गठबंधन के पास इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। उस वक्त नीतीश और नायडू का असली चेहरा भी इस देश के सामने आ जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।